हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डायनेमिक कोचिंग सेंटर। आज मैं आपको 12th क्लास में लेक्चर पढ़ाऊंगा। इससे पहली वीडियोस में मैंने आपसे चार्जेस के बारे में डिस्कस किया था, कूलम्स लॉ के बारे में किया था, कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में डिस्कस किया था और उसके बाद हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स के बारे में पढ़ा था। और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये होप्स हो कि 3 मार्क्स का मैक्सिमम टाइम एग्जाम में आता भी है, जो है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब ये प्रिंसिपल क्यों दिया गया? देखो, अभी तक हमने ये पढ़ा कि दो चार्जेस होंगे, दो चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी प्रोड्यूस होती है, रिपल्शन भी प्रोड्यूस हो सकती है। ये डिपेंड करता है चार्जेस पे। अगर चार्जेस पॉजिटिव होंगे तो रिपल्शन होगी, दोनों चार्जेस पॉजिटिव होंगे तो रिपल्शन होगी, अगर पॉजिटिव नेगेटिव होंगे तो अट्रैक्टिव होगी। तो अब देखिए, ये कहता था ये प्रिंसिपल क्यों आया? क्योंकि मान लो इस यूनिवर्स में दो चार्जेस तो नहीं हो सकते, दो से ज्यादा भी हो सकती हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना पड़ता, तो आज हम यही डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल क्या कहता है, ये स्टेटमेंट क्या कहती है, पहले इस पे गौर करते हैं। ये कहता है कि जो टोटल फोर्सेस किसी भी चार्ज पे, मतलब टोटल फोर्सेस ऑन एनी चार्ज ड्यू टू द नंबर ऑफ अदर चार्जेस। मान लो एक चार्ज मेरे पास, कोई भी टेस्ट चार्ज ले लूंगा और उसके साथ में 2, 4, 5 एन नंबर ऑफ चार्जेस ले लेता हूं। अब एक चार्ज तो मैंने टेस्ट चार्ज ले लिया, आप उस पे देखेंगे अलग अलग चार्जेस के साथ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये रिपल हो रहे हैं, क्या उन दोनों के बीच में इफेक्ट पड़ रहा है? वो यही जो रूल्स था, यही जो प्रिंसिपल था, जिसे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ने एक्सप्लेन किया। ये प्रिंसिपल आपको ये कहता है कि कोई भी, अगर मान लीजिए मेरे पास एक टेस्ट चार्ज होगा और अगर वहां पर मेरे पास एन नंबर ऑफ चार्जेस होंगे और इनमें बनने वाली जो फोर्स होगी, वो याद रखना, अगर कोई भी एक चार्ज, मैं आपको मैथमेटिकली अभी बताता हूं, ये कहता है कि अदर चार्ज एट रेस्ट इज अ वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन दैट चार्ज ड्यू टू द अदर चार्ज टेकन वन एट टाइम्स द फोर्स ड्यू टू द इंडिविजुअल चार्ज आर नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अदर चार्ज। अगर इसको अपनी लैंग्वेज में कहना चाहे तो ऐसा कह सकते हो, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल the total force on a given charge is the vector sum of all individual forces which is not affected by the presence of other charges। मतलब ये कहा उसने कि अगर मान लीजिए मेरे पास से कोई टेस्ट चार्ज है, मान लो इसका नाम है क्यू नॉट, यहां पर ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। अब ये टेस्ट चार्ज है, अब इस टेस्ट चार्ज पे मान लो कोई चार्ज मैं यहां पर ले लेता हूं, इस चार्ज का नाम मैंने क्या रख दिया, Q1। अब अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अगर दो चार्जेस होंगे, इनके बीच का कुछ ना कुछ पोजीशन वेक्टर तो होगा ही होगा। अब वो पोजीशन वेक्टर मान लो मेरे पास क्या होगा, R1। तो ये अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इनमें रिपल्शन प्रोड्यूस होगी और वो फोर्स मेरे पास क्रिएट होगी इस तरफ। ये कौन कहता है? वेक्टर फॉर्म कहती है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, फोर्स ऑन चार्ज Q0 ड्यू टू Q1 की वजह से। ये एक चार्ज ले लिया, मान लो दूसरा चार्ज मैं ले लेता हूं यहां पे कोई, इसका नाम मैंने रख दिया Q2। अब देखो, फिर से कूलम्स लॉ इस पे अप्लाई करेंगे, फोर्स ऑन चार्ज Q0 ड्यू टू Q2। तो मेरे पास इसके बीच में भी कुछ पोजीशन वेक्टर होगा, वो पोजीशन वेक्टर क्या होगा, R2। तो मेरे पास जो बनने वाली फोर्स होगी, वो फोर्स क्या मैं ले लूंगा, यहां पर F01, यहां पर क्या देगी, फोर्स ऑन चार्ज, किस चार्ज पे, Q0 पे, ड्यू टू Q2। इसी तरीके से अगर मेरे पास मान लीजिए n नंबर ऑफ चार्जेस हैं, ये मान लो मेरे पास Qn है, अगर मेरे पास n नंबर ऑफ चार्जेस हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये n नंबर ऑफ चार्ज इस पे कुछ ना कुछ इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। तो मान लीजिए ये बन जाएगी, जो फोर्स इस पे प्रोड्यूस होने वाली होगी वो क्या होगी, F0n। अब ये तो मैंने रिप्रेजेंटेशन दे दी आपको, पर इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, मतलब क्या है, ये स्टेटमेंट कह रही क्या है? ये स्टेटमेंट हमें ये कहती है कि अगर इन दोनों के बीच में कोई फोर्स प्रोड्यूस हुई है और अगर इसके बीच में कोई फोर्स प्रोड्यूस हुई है, इन दो चार्जेस के बीच में, अगर इनमें, मतलब ये हुआ कि इसमें जो भी फोर्स प्रोड्यूस होगी दूसरी चार्जेस की वजह से इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई भी, अगर हमारे घर में एक फैमिली है, फैमिली में मान लो एक ऑलरेडी एक बहन है, एक और अगर बेटी पैदा हो जाएगी तो वहां पर दूसरी बेटी के लिए प्यार काम नहीं ना हो जाएगा? ऐसा तो नहीं ना होता, इक्वल ही रहता ना। ये भी हमें यही कहता है कि इन सब पे बनने वाली जो फोर्स होगी, इस पे जो टोटल फोर्स लग रही होगी, ये किसके बराबर होगी, वेक्टर सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल फोर्सेस की। दैट इज, यहां पे मैं देखो क्या लिखूंगा, F टोटल फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज इज इक्वल टू द
वेक्टर सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल फोर्सेस, मतलब इसका सम और इसका सम, मतलब क्या लिखूंगा F01 प्लस F02 प्लस F03 अप टू सो ऑन F0n। तो यही हमें कौन कहता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि कोई भी अगर गिवन चार्ज में टोटल फोर्स जो होगी वो वेक्टर सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल फोर्सेस के बराबर होगी। तो इसे हम पढ़ते हैं फोर्स ऑन चार्ज Q0 ड्यू टू Q1। अब देखो अगर मैं लिखूं अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, यहां पर देखो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ फोर्स ऑन चार्ज Q0 ड्यू टू Q1, बट याद रखना और अदर चार्जेस भी प्रेजेंट है। और मैंने आपको कहा ये लॉ कहता है कि अगर और चार्जेस प्रेजेंट हो इनकी इन्वॉल्वमेंट उस चार्जेस के साथ कुछ भी नहीं होगी, ठीक है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, प्रेजेंट ऑफ, हम लिख सकते हैं प्रेजेंट ऑफ इवन दो प्रेजेंट ऑफ अदर चार्जेस। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, F01 इज इक्वल टू Q0 Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब पोजीशन वेक्टर को हम कैसे लिख सकते थे, याद कीजिए R10 पोजीशन वेक्टर का स्क्वायर इनटू R10 यूनिट वेक्टर। मान लीजिए इक्वेशन क्या आ गई फर्स्ट। सिमिलरली अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा, F02 के केस में क्या हो जाएगी, F02 इज इक्वल टू हो जाएगा Q0 Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, सॉरी ये 2 था, R20 का स्क्वायर इनटू R20 यूनिट वेक्टर, ये इक्वेशन क्या आ गई सेकंड। अप टू सो ऑन फोर्स 0n इज इक्वल टू Q0 Qn अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R n0 का स्क्वायर इनटू Rn0 यूनिट वेक्टर, ये इक्वेशन क्या आ जाएगी थर्ड। तो इन सब इक्वेशंस को जब मैं ऐड अप करूंगा तो मेरे पास क्या निकल जाएगी, नेट फोर्स निकल जाएगी। तो बच्चे देखो कंबाइनिंग या ऐसे कह सकते हैं, देयरफॉर रिजल्टेंट फोर्स जो होगी वो मेरे पास किसके बराबर आ जाएगी, F। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस, तो इंडिविजुअल फोर्सेस के केस में मेरे पास क्या आ जाएगा, Q0 Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R10 का स्क्वायर इनटू R1 यूनिट वेक्टर प्लस दूसरे केस में क्या आ जाएगा, Q0 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R20 का स्क्वायर इनटू R20 यूनिट वेक्टर अप टू सो ऑन Q0 Qn अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Rn0 का स्क्वायर इनटू Rn0 यूनिट वेक्टर। तो आप देखिए यहां पर जो चीज कॉमन है तो वहां वो क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। देखिए ये हमारे पास कॉमन है तो वी शुड टेक कॉमन। तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूं, F रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q1 अपॉन R10 का स्क्वायर इनटू R10 यूनिट वेक्टर प्लस Q2 अपॉन R20 का स्क्वायर इनटू R20 यूनिट वेक्टर प्लस अप टू सो ऑन Q0 Qn अपॉन n0 का स्क्वायर इनटू Rn0 यूनिट वेक्टर। तो बच्चे ये हमारे पास क्या आ गई, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशंस ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल याद रखना यही हमें कहता है कि अगर हमारे पास n नंबर मल्टीपल ऑफ चार्जेस हो, किन्हीं भी दो चार्जेस के बीच वाली लगने वाली जो फोर्सेस होगी उसका इफेक्ट दूसरे चार्जेस की वजह से कुछ भी नहीं होगा। और अगर आपको कोई पूछे कि हमारे पास n नंबर ऑफ फोर्सेस हैं, अगर इन फोर्सेस के हमें कोई बोले डायरेक्शंस बताने के लिए कौन यूज करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें याद रखना पॉलीगन्स लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन हमें यूज करनी पड़ेगी। थ्रू हम इसके हम क्या कर सकते हैं, हम उसकी डायरेक्शंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो हमारे पास वेक्टर्स हैं इन सबका, तो मुझे ऐसा लगता होगा कि आपको ये सब समझ आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।